So, गुड इवनिंग यू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। वैसे तो इस पेंडेमिक में जो है हम सभी घरों पर हैं और शायद हम सभी जो हैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हम सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र को बधाई देना चाहता हूं कि इस महामारी के दौर में एक अनूठा प्रयोग वो लोग कर रहे हैं और बेहतरीन तरीका है ये एसोसिएट होने का, जुड़ने का, अपने सवालों का, अपने जवाबों का आपस में आदान प्रदान करने का। तो वाकई में वो जो है काबिल तारीफ़ है। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है और मैं जयपुर में JCRC यूनिवर्सिटी में जो पत्रकारिता विभाग है उसमें बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और इससे पहले जो है जयपुर में ही अपने सुबोध PG कॉलेज जो है उसमें मैंने पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में तकरीबन 2 साल मैंने वहां सेवाएं दी हैं। और करियर में हालांकि शुरुआती दौर से जो मेरा करियर रहा है वो एक पत्रकार के तौर पे मैंने अपना काम करना शुरू किया था, लेकिन बाद में जो है थोड़ा इसमें बदलाव किया और एक मीडिया अकेडमिशियन के तौर पे मैंने अपने आप को स्थापित करने के लिए इस ओर अपनी यात्रा शुरू की। मेरे ख्याल से व्यक्ति अपने जीवन काल में कई यात्राएं करता है, तो हर यात्रा का अपना एक अलग पड़ाव है, अपना एक अलग तरीका है आगे बढ़ने का। तो हम सभी ये कर रहे हैं। फ़िलहाल तो आप सभी को बता दूं कि हम सभी ने एक सितारा आज खो दिया है। जयपुर में पले बढ़े और अपनी अदाकारी से पूरी दुनिया को जिन्होंने न सिर्फ जयपुर का बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का जिन्होंने एक नया नाम एक किया है, इरफान खान आज हमारे बीच नहीं है। बेसिकली आज जो है मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में 54 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया है, जो कि एक बड़ी दुख देने वाली खबर है। तो ये हमारे लिए एक दुखद घटना है। हम शोक व्यक्त करते हैं और उनके परिवारजनों को, उनके जितने भी फैंस हैं उनको भी जो है इस संकट की घड़ी में जो है उनको भगवान करे कि वो उनको संबल मिले। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और हम आज जिस पे बात करने वाले हैं बेसिकली पत्रकारिता का ही एक आयाम है। हम सभी ने, जितने भी लोग पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए हैं, या वो लेखन से जुड़े हैं या सिर्फ पाठ्यक्रम से सीधा तौर पे जुड़े हैं, हम सभी जानते हैं कि पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जहाँ पर न सिर्फ आप एक जोखिम का काम करते हैं बल्कि आपसे समाज, सोसाइटी, आपके आसपास के लोग और आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले, आपके जितने जान पहचान वाले हैं वो सभी कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं। तो दिस इज़ रियली वेरी टफ जॉब बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की और बाद में 1-2 चैनल में भी काम किया। आज बेसिकली हम जो पत्रकारिता का जो एक सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रूरल जर्नलिज्म की। आज का जो हमारा टॉपिक है बता दूं मैं आपको, ट्रेंड्स ऑन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन रूरल ब्रॉडकास्टिंग। बेसिकली जो ग्रामीण प्रसारण में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो रुझान है, हम आज उसी पर बात करेंगे। और जाहिर तौर पर जब भी हम बात करते हैं ग्रामीण पत्रकारिता की तो हम कहीं ना कहीं इस विषय को ही नेगलेक्ट कर जाते हैं। हमें लगता है कि इस विषय पर इतनी बात नहीं करनी चाहिए या नहीं होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसका पूरा जो हिस्सा है जिस पर वो फोकस करता है वो कहीं ना कहीं रूरल बैकग्राउंड पे नहीं जाता है, कहीं ना कहीं गाँवों में नहीं जाता है। यदा कदा जो है खबरें प्रकाशित होती है लेकिन उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उन पर इस तरह की खबरें नहीं छपती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने जो बात कही थी वो वाकई में सच है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे देश का जो है 70% जो हमारे देश के लोग हैं वो गांव में बसते हैं और भारत की आत्मा भी गांव में बसती है। लेकिन इस विषय से हम कहीं ना कहीं जो है दूर भाग रहे हैं। हम मानते हैं कि भारत जो है भारत की आत्मा गांव में बसी है। गांव में अगर हम विकास कार्य करवाएंगे तो उससे जो है हमारे देश का विकास होगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि मीडिया ने इसे एक अलग तरीके से पेश किया है।
हम सभी जानते हैं कि आए दिन जो है पेज 3 का जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेज 3 के बढ़ते स्पेस से जो है गाँव की पत्रकारिता सिकुड़ती जा रही है, या हम दूसरे किसी साहित्यिक पत्रकारिता की बात कर रहे हैं उसके भी यही हाल है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि गाँव में हमारा पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, हमारे टीवी चैनल के द्वारा कितने प्रतिशत हिस्से में जो है हम वो जगह दे पा रहे हैं, या गाँव के लोगों को वो जगह मिल पा रही है जो कि मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण पत्रकारिता की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रामीण पत्रकारिता क्या होती है, हम इसे से शुरुआत करेंगे। ग्रामीण पत्रकारिता बेसिकली उसमें हम सिर्फ ग्रामीण विषयों को लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण पत्रकारिता बेसिकली ये नहीं है कि एक शहर में बैठा हुआ एक शहरी व्यक्ति जो है गांव के बारे में कुछ लिखता है, लेकिन वो गांव तक बात नहीं पहुंच पा रही है। बेसिकली या शहर में बैठा हो या गांव में बैठा हो, जो व्यक्ति ग्रामीण विषयों पर लिख रहा है, गांव के विकास कार्यों के बारे में लिख रहा है, गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में लिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण पत्रकारिता का हिस्सा है। आए दिन हम देखते हैं कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण पत्रकारिता का या पत्रकारिता के अलग जितने भी स्तर हैं उन सभी का विस्तार हुआ है, लेकिन विस्तार के साथ साथ में हम एक बात ये स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण पत्रकारिता जो है वो कहीं ना कहीं सिकुड़ी है। आज तकरीबन आज़ादी के 7 दशक के बाद में भी जो है गाँव की जो दशा है, गाँव की जो दिशा है, हम उससे बदल नहीं पाए हैं, जिसका एक मूल और एक बड़ा कारण ये है कि हमने उस दिशा में कहीं भी काम करने के बारे में सोचा नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में हम जब भी बात करते हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे हमारे टीवी चैनल्स हो, तो हम हमेशा उनसे बचने का हम काम करते हैं। हालांकि इस बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी में बशर्ते अच्छा काम किया है। जब हम ये देख पाते हैं कि रवीश ने जो है रवीश की रिपोर्ट में चाहे बिहार हो चाहे कोई अलग दूसरे राज्य हो, वहाँ पर जिस तरह से पत्रकारिता की, जिस तरह से वहाँ के ग्रामीण मुद्दों को उन्होंने जो है उठाया है, और लाइव रिपोर्टिंग से उन्होंने साबित किया है कि असल में गाँव के बारे में अगर हम लिखेंगे तो परिवर्तन जो है बेसिकली होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर गांव की तस्वीर को बदलने के लिए हम सब लोग आगे आ रहे हैं। हम सब ने एक जिम्मा उठाया है कि गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए। काफ़ी मीडिया चैनल्स हैं, काफ़ी न्यू मीडिया वेबसाइट्स हैं जो कि गांव की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, गांव के बारे में लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो फौरी तौर पर होकर रह जाता है। हम बेसिकली गांव की तस्वीर नहीं बदल पा रहे हैं। अभी हाल ही में मेरा जिक्र हो रहा था एक सज्जन से जो कह रहे थे कि सर सबसे बड़ी जो कारण है गांव नहीं बदलने का, गांव में पत्रकारिता का स्वरूप नहीं बदलने का, वो बेसिकली ये है कि गांव में जो पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, या वो लोग जो हैं पूरी तरह से एबल नहीं हैं, कुछ बदल पाने के लिए सक्षम नहीं हैं, या ये कहें कि उनके पास में संसाधनों का अभाव है, या ये कहें कि उनके पास में जो है उनको जो मेहनताना जो मिलता है, उनको जो तनख्वाह जो मिलती है वो कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है। दूसरी वजह यह है कि एक नई चीज़ जो हम सभी जानते हैं, मीडिया में हालांकि काफ़ी असमानताएं हैं। एक बड़ी बात ये सुनने में आई है कि लोग ये भी कहते हैं कि आजकल टीवी चैनल के अगर हम लोगो भी लेते हैं तो उसके भी टीवी चैनल वाले हमसे पैसा लेते हैं। तो ये एक दुविधा है, बड़ी एक परेशानी वाली बात है कि हमारा जो कोर है, हम सभी जानते हैं कि देश जो है करीब करीब 5 लाख से अधिक गाँव में बसा है। तो अगर हम गाँव का विकास नहीं करेंगे, अगर हम गाँव के मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी तरह से जो है उस स्तर पर पहुंच पाएंगे जहां पर हम ये कह सके कि आज हमने पूरी तरह से विकास को तरजीह दे ली है। मेरे ख्याल से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने भी जो है साल 2014 में एक प्रोजेक्ट पीपल्स ऑफ रूरल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के नाम से उन्होंने एक शुरू किया था प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ग्रामीण पत्रिका वो शुरू करेंगे और गांव के इश्यूज़ के बारे में लिखेंगे। हालांकि साईनाथ जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की पत्रकारिता के लिए, ग्रामीण पत्रकारिता के लिए बेहतरीन है, और उन्होंने जितना भी कुछ लिखा है, जितना भी सराहा है, उससे नए पत्रकारों को, मीडिया संस्थानों को एक नई दिशा मिली है। लेकिन ज़रूरी यह है कि हम उस और आगे बढ़ें। मुझे याद है कि 26 जून 2015 का वो दिन जब
दूरदर्शन ने एक नई शुरुआत की और मेरे ख्याल से एक ऐसी शुरुआत की जिससे कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक इतिहास लिखा गया। दरअसल दूरदर्शन ने एक नया नेशनल चैनल शुरू किया अपना, डीडी किसान के नाम से। और डीडी किसान चैनल ने जो है, हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि दूरदर्शन के बारे में हमारी ये आम धारणा रही है कि जब प्राइवेट टीवी चैनल्स की भरमार इस देश में आई तो कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार की तरफ दूरदर्शन बढ़ता चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रासंगिकता जो है, चाहे वो अखबार की हो, चाहे वो टीवी चैनल की हो, वो बरकरार रहती है। उनकी खबरों के माध्यम से लोग हमेशा जो है सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को जागरूकता मिलती है। मेरे ख्याल से जब डीडी किसान की शुरुआत हुई तो एक लोगों में जो धारणा थी कि प्राइम टाइम में जो है देश के वो मुद्दे हम हमेशा देखते हैं, या देश के वो मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं जिनके बारे में, चाहे वो धर्म के मुद्दे हो, चाहे वो किसी पार्टी विशेष के मुद्दे हो। लेकिन डीडी किसान आने के बाद में ये धारणा लोगों की बदल गई और प्राइम टाइम के समय जो है खेती खलिहानी से जुड़े हुए, जो खेती खलिहान के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, जो गाँव की जो चौपालें हैं, गांव में जो योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में मेरे ख्याल से जो है सारे मुद्दों को फोकस करके एक 24x7 चैनल चलाया गया। आकाशवाणी का कंट्रीब्यूशन भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आकाशवाणी का जो योगदान है वो भी अभूतपूर्व है। एक ऐसा योगदान जो कि हम कभी नहीं भूलेंगे। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रोग्राम प्रसारित होता है, जैसे कि खबरा खेतीरी जो है वो चलाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि गांव में जो लोग हैं, गांव में जो किसान है, वो कम पढ़ा लिखा है, उसको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, उसको आपके टिपिकल वर्ड्स उसको समझ में नहीं आते हैं, आपकी टिपिकल टाइप की जो पत्रकारिता है, जो जर्नलिज्म है, उसकी समझ से परे है। लेकिन क्यों ना हम ऐसा करें कि गांव में, गांव की भाषा में, गांव की समझ में हम वो पत्रकारिता करें, उनको ये बताएं। मुझे याद है श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलेश साहब जो हैं पत्रिका के प्रधान संस्थापक रहे, उन्होंने पत्रिका की नींव रखी 56 में, पत्रिका की नींव रखी 7 मार्च 1956 को। उन्होंने एक अच्छा काम ये कहा, वो हमेशा ये बात कहते थे कि राजस्थान पत्रिका जो है एक पारंपरिक पत्रिका है, एक पारंपरिक अखबार है जो लोगों से सीधा संवाद करता है, लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। और उन्होंने एक अच्छी शुरुआत ये की कि उन्होंने एक कॉलम की शुरुआत की। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट को लेकर के आए जो इससे पहले किसी ने शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने आओ गांव चले उन्होंने शुरुआत की, जिससे कि एक नई चीज़ निकल के आई। पत्रकार जो है सीधा गांव में जा रहा है, लोगों से बैठकर बात कर रहा है। उन्होंने जो है लोगों से उनके आपसी मुद्दों के बारे में बात की है और उससे पारदर्शिता का जो अभाव था वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता खुल करके होने लगी। लोग अपने मुद्दों को जो है सामने आकर के बताने लगे। तो ये जो है इस तरह की इनिशिएटिव जो है अगर हम लेना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम ये कहेंगे कि हमने इक्वलिटी का काम किया है। हमने पत्रकारिता में जो है, जैसे कि मैं बताऊं कि काफ़ी सारे मुद्दे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा है, गांव में हेल्थ इश्यूज़ का एक मुद्दा है, गांव में पेनिट्रेशन का मुद्दा है, सैनिटाइजेशन का मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों को जब तक हम मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे, जब तक इन मुद्दों को हम एक्सपोज नहीं करेंगे, इन मुद्दों के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये संभव नहीं है कि हम एक नई शुरुआत कर दें। मेरे ख्याल से कुछ सवाल भी आप लोगों के हैं, कुछ लोग भी जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद। विनीत चौधरी है, प्रिया खंडेलवाल, मितेश मोदी, गुड इवनिंग मितेश, प्रिया खंडेलवाल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। लोकेश जी हैं, लोकेश जी बाजिया, थैंक यू लोकेश जी। विनीत कुमार जी हैं, विनीत जी नमस्कार। विनीत का एक सवाल है, ऐसा भी होता है कि पत्रकार गाँव में काम करने के बजाय रूरल एरिया में काम करना पसंद करता है, रूरल एरिया में। बेसिकली विनीत, सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि अधिकांश पत्रकार गांव में पले बढ़े हैं, अधिकांश पत्रकारों ने गांव में जन्म लिया है, अधिकांश पत्रकारों ने पत्रकार बनने का जो सपना है वो उन लोगों ने जो है गांव में देखा है। लेकिन एक चकाचौंध है मीडिया में, ये नहीं कहेंगे, लेकिन एक मीडिया की एक भूख है, एक मीडिया की एक मीमांसा है, एक इच्छा है, एक कह सकते हैं कि एक चीज़ है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। वो है कि उसकी इच्छा पूर्ति, जिसको मेरे ख्याल से पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। हम सभी देखते हैं कि
पत्रिकाओं में, अखबार में, या अलग तरह के जो जर्नल्स हैं उनमें, मैगजीन्स में, या जो छोटे से बड़े सभी अखबार हैं उसमें या तो राजनीतिक दबाव है, उसमें या तो जो है मेरे ख्याल से उसमें कई तरह के प्रेशर्स हैं। लेकिन गांव में मेरे ख्याल से अगर हम शुरुआत हम जाएं, गांव में हम जाकर के उनके मुद्दों के बारे में बात करें, हम देखेंगे कि गांव में एक बहुत बड़ा एक है कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के बातें होती हैं। लोग जातिगत मुद्दों को लेकर के एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। कई तरह की बातें ये हैं कि किसी अमीर गरीब का एक बड़ा एक तबका है, एक सोशल डिफरेंस है आपस में लोगों में। वो कहीं ना कहीं इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि काफ़ी सारी सर्विसेज जो लोग दे रहे हैं वो भी अपनी सर्विसेज पूरी तरह से जो है वहाँ पे दे नहीं पा रहे हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि गाँव में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, प्रॉपरली दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली देयर, तो वो एक बड़ा इशू है। लेकिन उनकी आवाज़ को, गांव की आवाज़ जो दबी हुई है, उनको ये बताना, ख़ास तौर पे बात ये है कि कई सारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं को मेरे ख्याल से लोगों तक पहुंचाना एक बड़ा टास्क है। लोगों को ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या अशोक गहलोत जी ने किस तरह की योजना का विस्तार किया है, हमें उस योजना से किस तरह लाभान्वित होना है। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से हमें उठानी चाहिए। बतौर मीडिया में हम काम कर रहे हैं, मीडिया के हम जो हैं वर्कर्स हैं, कार्मिक हैं, तो हमें इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। आदर्श सिंह लिख रहे हैं कि फ़िलहाल मौजूदा हालात में यह है कि मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिल्ली को ही देश बनाकर राष्ट्रीय खबरों को बनाने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में आंचलिकता को मेन स्ट्रीम में ले जाना एक बड़ी चुनौती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अब वो दौर नहीं है। अब देश की अर्थव्यवस्था जो है वो गांव से जुड़े जो कस्बे हैं, गांव से जुड़े हुए जो कस्बे हैं, उनसे भी अर्थव्यवस्था निर्धारित की जा रही है देश की। अब वो दौर नहीं रहा है जब हम सिर्फ ये कहते हैं कि रेवेन्यू का जो पूरा सोर्स है वो गांव से नहीं, बल्कि शहर ये निर्धारित करेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ये बड़ा दुखद है। मुझे लगता है कि ईटीवी राजस्थान का मुझे पता है, ईटीवी राजस्थान ने गांव आधारित कई कार्यक्रम चलाए थे साल 2013, 14, 15, 16 तक मेरे ख्याल से चले उनके कार्यक्रम, जो कि गांव में जो महिला सशक्तिकरण के जो बारे में उन्होंने काफ़ी खबरें पब्लिश की, काफ़ी खबरें अपने यहाँ ब्रॉडकास्ट की। उसके अलावा जो है गांव के जो किसान भाई हैं उनके बारे में, उनके जो मुद्दे हैं, पानी को लेकर के जो समस्याएँ हैं, सड़क को लेकर के जो समस्याएँ हैं, उन पर उन्होंने बात की है। तो लेकिन अब मेरे ख्याल से उनको ये पता है कहीं ना कहीं कि फ़िलहाल जो है, जो रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है, जो रेवेन्यू का एक बड़ा इनकम का जो बड़ा सोर्स है, वो गांव नहीं है, वो रूरल एरिया नहीं है, तो वो उसको नेगलेक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन कई सारी पत्रिकाएं हैं। आप देखिए, कुरुक्षेत्र हैं एक पत्रिका, जिसके बारे में आज भी पूरा जो है किसानों के बारे में, गांव की लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है। मुझे याद आ रहा है कि हालांकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर भी जो है गांव के बारे में बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि गांव कनेक्शन को लेकर के चर्चा खूब हुई है। गांव कनेक्शन पर रविश भी अपने ब्लॉग पर, कस्बा पर कई बार लिख चुके हैं। वो भी कई बार जो हैं, अभी हाल ही में साल 2019 के दिसंबर में जो है जो पुरस्कार दिए गए थे नवंबर में, उसमें कृषि पत्रकारिता पर भी दैनिक भास्कर और इंडिया टुडे के एक वरिष्ठ पत्रकार को सम्मानित किया गया था, जो कि उत्तराखंड के बारे में उन्होंने काफ़ी खबरें पब्लिश की है दैनिक भास्कर में। मेरे ख्याल से मिस्टर सैनी करके उनका नाम है। तो लेकिन समस्या ये है कि हम क्या छापना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, लेकिन क्या मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा सहयोग कर पा रहा है? ये एक बड़ा एक गंभीर जो है इशू है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इस तरह नहीं ले पा रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर हम शुरुआत करेंगे, अगर हम लिखना शुरू करेंगे, अगर हम गाँव में जाएंगे, गाँव की समस्याओं पर बात होगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम गाँव का विकास करने के लिए विकास प्रहरी बनेंगे, और गाँव का विकास होने से न सिर्फ गाँव का बल्कि पूरे देश का विकास होगा। जी, मोहित खरे लिख रहे हैं कि सर, जब इतने सालों से पत्रकार ग्रामीण क्षेत्र में जाते रहे हैं, अभी तक विकास जो हो जाना चाहिए था अभी तक क्यों नहीं हुआ है? मोहित, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि गांव का विकास नहीं होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि गांव में जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनकी काफ़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो है कि उनको जो है कि नियमित रूप से वो जो है स्टाफर की श्रेणी में नहीं है। उनको संस्थान जो है नियमित रूप से मंथली या उनको जो है ईयरली पेमेंट नहीं करता है।
यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया है कि लोग जो हैं, मीडिया संस्थान जो है वो चैनल वाले जो हैं लोगो देने के लिए भी लोगों से पैसे लेते हैं कि अगर उस चैनल का लोगो अगर आपको दे रहे हैं तो वो आपसे पैसा लेंगे, उसके बाद ही आपको जो है चैनल की आईडी दी जाएगी, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार होंगे। उसमें मिनिमम योग्यता ये नहीं है कि आपको पत्रकारिता की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप पत्रकारिता के जो कौशल आपके अंदर होना चाहिए, ये सब चीज़ें रिक्वायर नहीं है। तो ये एक बड़ा जोखिम है। आप बताइए कि एक बिना कौशलधारी व्यक्ति जिसके पास में किसी तरह के गट्स नहीं है, किसी तरह पत्रकारिता करने के एथिक्स उनको पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि सिस्टम के साथ रह कर के, सिस्टम के अंदर घुस कर के किस तरह से खबरों में काम किया जा सकता है, तो खोजबीन करना या ये पता लगाना कि फ़लाँ फ़लाँ किसी अधिकारी ने किसी काम के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में कितने पैसे उसने घूस ली है या किसी कॉन्ट्रैक्ट में कितने रुपए की दलाली हुई है, तो ये बहुत गंभीर विषय हैं जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। गांव का सरपंच है या गांव का पटवारी है, उसने रोड बनाने के लिए कितने पैसे उसके यहाँ सैंक्शन हुए हैं और उस पर जो है सैंक्शन होने के बाद में विकास कार्यों पर कितना पैसा खर्च हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो थोड़े दिन तक वो शुरुआती दौर में पत्रकारिता करेगा, लेकिन उसके बाद जब उसको महीने से पैसा नहीं मिलेगा, जब उसको जो है सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, संसाधनों का अभाव रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं इस ओर भी चला जाएगा कि वो दूसरे तरीके से अपना पैसा कमाना शुरू करेगा, जो कि अनैतिक है, गलत है। और ऐसा करने से वो जो हम पत्रकारिता की हम जो उम्मीद करके बैठे हैं कि इस तरह की पत्रकारिता होगी, चीज़ें बदलेगी, वो बदल पाना फिर बेहद मुश्किल है। इसी वजह से जो है गाँव में आज भी हालात सामान्य बने हुए हैं और वो जो हम भविष्य तलाशना चाह रहे थे वो भविष्य आज भी हम नहीं बना पाने में सक्षम हैं। किशोर रविश कुमार एनटीवी से लोगों से टीवी दिखाने के लिए मना कर रहे हैं और इसने लोकतंत्र के हत्या की है, इस पर कुछ बात कीजिए। एनडीटीवी से लोगों से टीवी देखने के लिए, देखिए किशोर, रवीश की कुछ बातें हैं जो हमें स्वीकार करनी होगी, आज नहीं तो कल हम स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिए जाएंगे। उसका एक बड़ा कारण यह है कि रवीश ने एक अच्छी बात कही है कि टेलीविज़न से रिपोर्टिंग की हत्या कर दी गई है। टेलीविज़न में रिपोर्टिंग के नाम पर सिर्फ आपको एक एंकर मिलता है, जो भी कुछ आपको परोसा जाता है वो आप उस बॉक्स के सामने एक मूक दर्शक बन करके आप सिर्फ देखते रहते हैं। अब ये मुमकिन नहीं है। वो दौर चला गया है कि जब डेप्थ में स्टोरी होती थी और किसी चीज़ के बारे में पड़ताल की जाती थी और पड़ताल करने के बाद में डेटा जुटाए जाते थे और उस डेटा को जो है सही तरीके से लोगों के सामने लाया जाता था। वो एक सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता थी। लेकिन अब दुर्भाग्य यह है कि ना पत्रकारों के पास इतना समय है, राजनीतिक दबाव हैं, काफ़ी कॉरपोरेट दबाव हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों के पास जो चीज़ सबसे गंभीर चीज़ है वो ये है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो वहाँ उस जगह से लाइव करें या उस जगह से जो है इन डेप्थ स्टोरी निकाल कर लाएं। एक के बाद एक कई सारी खबरें जो हैं उनके ऊपर कई बार जो है इन डेप्थ स्टोरी नहीं निकल पाती है, तो ऐसे में हम जो है वो चीज़ें नहीं निकाल पाते टीवी से जो हमें इन डेप्थ हमें तो ये बड़ी दुविधा है किशोर। अभिषेक, हाँ सर, आने वाले समय युवा पत्रकारों के लिए कितना सार्थक होगा इस क्षेत्र में, शुरुआत कितनी लाभकारी है? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये कहने लगे हैं या अक्सर ऐसी बात सामने आने लगी है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि पत्रकारिता में हमारा फ्यूचर कैसा है, पत्रकारिता में हम कितना सिक्योर हैं, पत्रकारिता में हम कितना अपने आप को सही तरीके से स्थापित कर पाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती लोगों को लगने लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो उभरता हुआ क्षेत्र है और पत्रकारिता में जो है संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन उन संभावनाओं पर खरे उतरने के लिए जो है, जो मिनिमम क्वालिटी की जो हम बात करते हैं, वो मेरे ख्याल से अगर हम उसके साथ अगर हम शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि हम उसमें सक्षम हो जाएंगे और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है। और देखिए, पत्रकारिता को आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से मत आंकिए। पत्रकारिता सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पत्रकार बनना है, आपको सिर्फ एक वीडियो एडिटर बनना है, आपको एक वीडियोग्राफर बनना है, एक फ़ोटोग्राफर बनना है। पत्रकारिता में काफ़ी सारी और नौकरियों के अवसर हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि एक पीआर का भी आप जो है, एक पीआर सेक्टर जो है, पब्लिक रिलेशन सेक्टर जो है, वो एक उभरता हुआ सेक्टर है। आने वाले टाइम में जो है पब्लिक रिलेशंस पर बेहतर काम होने वाला है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा वो है। एक कंटेंट राइटिंग वाला जो है, मेरे ख्याल से राइटिंग के लिए भी वो एक अच्छा ऑप्शन है। आने वाले वक्त में इसकी भी डिमांड बढ़ने वाली है। स्क्रिप्ट राइटिंग का जो है मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है।
स्क्रिप्ट राइटिंग में हम जा सकते हैं, चाहे फिल्म्स की हो, चाहे सीरियल्स की हो। कई सारे लोगों ने शुरुआत की और बाद में जो है वो अच्छे राइटर बने, तो वो सब पत्रकारिता की देन है। तो मुझे लगता है कि अगर हम बेहतर तरीके से सीखेंगे, अगर हम आज को देखते हुए हम पिछले 5 साल का एनालिसिस करेंगे, तो पत्रकारिता का जो ढांचा है वो बदला है और पत्रकारिता करने का जो तरीका है वो भी बदला है। क्योंकि अब ऐसा नहीं होने लगा है कि हम कुछ भी बता दे रहे हैं और लोग उसको बिना कुछ सोचे समझे उसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब लोग जो हैं उसको बेसिकली अपने तरीके से जांच रहे हैं, परख रहे हैं और जो सही है सिर्फ वो सही देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से युवा पत्रकारों के लिए जो बिल्कुल ये सही समय है, उनको आगे आना चाहिए और देश की बागडोर संभालनी चाहिए और उन्हें जो है बेहतर काम करना चाहिए। विनीत, मीडिया पॉवर्टी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एटसेट्रा की बजाय पॉलिटिक्स, कम्युनल न्यूज़ ज़्यादा दिखता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि सारी की सारी बात जो है आपको पता है, रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हम पॉवर्टी पे बात करके, हम एजुकेशन सेक्टर पे बात करके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करके या हेल्थ इश्यूज़ पर बात करके सिर्फ टीआरपी बढ़ोरी जा सकती है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जा सकता। और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें पॉलिटिकल मुद्दों पे जाना होगा, हमें कम्युनल चीज़ों पे जाना होगा, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में बात करनी होगी, हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के बारे में बात करनी होगी। ये हर मीडिया का एक एजेंडा है, हर मीडिया चैनल का एक एजेंडा है, हर अखबार का एक एजेंडा है जिस पर वो काम करते हैं, जिस पर वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं और उस तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि जो वास्तव में पत्रकारिता होनी चाहिए उसका अभाव हुआ है और इस दिशा में एक दिशाहीन पत्रकारिता हो रही है। जिस विषय में लोग लिख रहे हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, उस विषय में बात नहीं हो रही है। एक बात बताना चाहूँगा कि गाँव में अधिकांश लोग जो हैं, सिर्फ उनको ये नहीं पता है कि किस तरह से अखबार छपता है, किस तरह से पत्रकारिता होती है, किस तरह से मुद्दों के बारे में लिखा जाता है। लेकिन उनको ये पता है कि ये जो अखबार है इसमें जो बात लिखी है वो पूरी तरह सच है और जो भी लिखा है निष्पक्ष लिखा है, वो किसी के पक्ष में नहीं लिखा है। क्योंकि अभी तक वो दौर नहीं आया है, जो गांव वाले लोग इतने लिटरेट नहीं हुए हैं कि वो एग्जामिन करके चीज़ों को देखें। उनको जो भी दिखाया जा रहा है, जो भी परोसा जा रहा है, उसको सच मान लिए जा रहे हैं। हालांकि युवाओं के लिए नहीं कहूँगा कि वो चीज़ों को परख रहे हैं, लेकिन गाँव में अधिकांश लोग जो हैं उनको नहीं पता है कि अगर हमारे घर पर पानी नहीं आ रहा है, अगर हमारे घर पर सड़क नहीं बनी है, अगर हमारे मोहल्ले में जो है गंदगी है, कीचड़ है, नाली साफ़ नहीं है, तो या हेल्थ इश्यूज़ हैं, या हमारे यहाँ सीएससी में डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेज नहीं हैं, तो इसके लिए शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन के अलावा मीडिया भी है कि मीडिया को हम वो बताएं, ताकि मीडिया हमारा एक सहायक बने। तो बेसिकली क्या है कि लोगों को ये जागरूकता नहीं है, ये अवेयरनेस नहीं है। तो ख़ासतौर पे गांव के लोग अगर जिस दिन अवेयर हो जाएंगे, जिस दिन गांव के लोग ये समझ पाएंगे कि हमारे लिए मीडिया भी हमारा एक वाहक है, हमारी बात को सरकार तक, हमारी बात को पुलिस तक और हमारी बात को सही मायने में आगे पहुंचाने के लिए मीडिया हमारा एक वाहक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन लोगों में उस तरह की जागरूकता आना अभी बाकी है। जिस दिन लोग शुरुआत कर देंगे इस तरह की जागरूकता की, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम मुद्दों को जल्द ही निपटार देंगे। जी, तो ये तमाम बातें हैं। मोहित कह रहे हैं कि कुल मिला के बाद पैसे पर अटक जाती है। देखिए, ऐसा है कि हर विषय पर अगर जिस पर भी हम बात करना चाहेंगे तो हर विषय की यही कहानी है कि हम बेसिकली इसी विषय पर आकर के रुक जाते हैं। पैसा बिल्कुल सही बात है, पैसा जायज़ है, पैसा ज़रूरी है, तो उस पर बात भी होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से उसके बारे में बिल्कुल हमें सोचना चाहिए, हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से 1975 में एक एसोसिएशन बना, रूरल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाया गया, और उसके बाद में ये उम्मीद की जाने लगी कि अब गाँव की पत्रकारिता बदलेगी। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गाँव की पत्रकारिता जो है आज भी बेहतर तरीके से लोगों के सामने नहीं आई है। तो कुल मिला के हमें ये देखना होगा, अगर हम इसके दूसरे एस्पेक्ट पे बात करें, अगर हम कुछ बदलावों की तरफ बढ़ें, अगर हमें लगे कि हमें कुछ बदलना है, कुछ नई चीज़ों को करना है और जिससे कि समाज में बदलाव आए, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमें खुद को इसके लिए ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। हमें जितने भी लोग गाँव के हैं
उन्हें ये समझना पड़ेगा कि हमारे हमारे तहसील का, हमारे कस्बे का जो राजस्थान पत्रिका का ऑफिस है, जो दैनिक भास्कर का ऑफिस है, जो एनडीटीवी का जो ब्यूरो है, या दूसरी बात दूसरे किसी न्यूज़ चैनल का ब्यूरो है, तो बेसिकली वो कहाँ है, जी न्यूज़ का ऑफिस कहाँ है, ईटीवी भारत का ऑफिस कहाँ है। और अगर उसको पता होगा तो वो वहाँ जाएगा और वहाँ जा कर के अपनी समस्या बताएगा, तो फिर हो सकता है कि कुछ बात बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग मुद्दों को छिपा देते हैं। आप सभी को बताऊं कि कई बार जो है गाँव में इस तरह की बातें सामने आई है कि बाल विवाह गांव में करवा दिया जाता है, कम उम्र में बच्ची की शादी कर दी जाती है। तो ऐसे में जो है उन चीज़ों को गांव वाले ही उन चीज़ों को वहाँ की कम्युनिटी के लोग ही दबा देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन मुद्दों पर जो है सरकार को जानकारी मिलनी चाहिए, मीडिया को ऐसी बातें बतानी चाहिए जिससे कि मीडिया उसके बारे में लिखें और लोगों को जागरूक करें, लोगों को अवेयर करें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप सरकार के साथ गलत कर रहे हैं, आप खुद के परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बदलाव आएगा। लेकिन जब तक कम्युनिकेशन गैप अगर हमारे बीच बना हुआ है तो परिवर्तन मुश्किल है। विनीत लिख रहे हैं कि सर, हम खुद की विचारधारा को जिंदा रखकर पत्रकारिता कर पाएंगे या हमें अपनी आवाज़ को ख़त्म करके रोबोट की तरह काम करना होगा? ऐसा हुआ तो लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। देखिए, हमेशा एक बात होती रही है विनीत कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र जिंदा नहीं है, लोकतंत्र मर गया है। तरह तरह की बातें आती है। कई बार लोग बहस भी करते हैं सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि मीडिया के एथिक्स के बारे में बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि मीडिया ने अपनी ही चीज़ों को दाव पे लगा दिया है, या ये क्या पत्रकारिता है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए, खुद की एक विचारधारा बनाइए, खुद को एक सेटल्ड फोकस्ड करिए और खुद को ये तैयार कीजिए कि आप किस तरह के जोनर के हैं, आपको बेसिकली किस तरह की खबरें पसंद हैं, आपको बेसिकली किस धारा में बहना पसंद है, आपको बेसिकली क्या लिखना, सुनना, पढ़ना पसंद है, क्या देखना पसंद है। क्योंकि पत्रकारिता में, मीडिया में ये खासतौर पे एक बड़ी बात कही जाती है कि हम वो दिखाते हैं जो पाठक देखना चाहते हैं, हम वो बताते हैं जो पाठक सुनना चाहते हैं। तो ये बड़ी एक परेशानी वाली बात है। ऐसा नहीं है। बेसिकली पाठक क्या पढ़ना चाहता है, पाठक क्या देखना चाहता है, ये भी मीडिया वाले तय करने लगे हैं। तो जब तक ऐसा होता रहेगा कि मीडिया वाले अपनी मर्जी से सब कुछ बताते रहेंगे, आप देखते होंगे कि सिनेमा के बारे में कितना लिखा जा रहा है, राजनीति के बारे में कितना लिखा जा रहा है, कौन से नेता ने कोरोना में कितने फंडिंग की है, ये बातें की जा रही है। कौन से नेता ने, कौन से सरपंच ने, कौन से ज़िले में, कौन से कहाँ पे राज्य में कितनी बार सैनिटाइज करवाया है, कौन से ने कितना प्रचार प्रसार किया है, कौन कितनी बार फेसबुक पे लाइव आकर के बता रहा है कि भैया अपना हाथ धोइए, भैया सैनिटाइज कीजिए। तो उससे ये चीज़ें तय नहीं हो पा रही है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें खुद को ये देखना होगा कि किस टीवी चैनल ने, किस पर्टिकुलर अखबार ने, किस मीडिया चैनल ने हमारी आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को उठाया है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए पत्रकारिता की है और आगे आकर के हमारे इश्यूज़ पर बात करना शुरू किया है। अगर ऐसा होगा तभी मेरे ख्याल से चीज़ें बदलेगी। और मेरे ख्याल से इसमें पार्टिसिपेशन हम सभी का ज़रूरी है। जब तक हम सभी मिलकर के पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे तो वो चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। बीजी वर्गीस का जो कॉलम आप सभी मेरे ख्याल से परिचित होंगे, मीडिया स्टूडेंट्स को खास तौर पे पता होगा कि माई विलेज छतेरा जो कॉलम आया हिंदुस्तान टाइम्स में बीजी वर्गीस का, तो एक प्रोजेक्ट छतेरा करके उन्होंने चलाया और उन्होंने कहा कि हम एक गांव को एक मॉडल बना करके गांव का डेवलपमेंट करवाएंगे। और वो काफ़ी बड़े लेवल पर उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। तो ऐसा नहीं है, अगर उस ज़माने में अगर मॉडल डेवलप किया जा सकता है तो आज हम 20वीं शताब्दी में हैं, 21वीं शताब्दी में हैं, तो आज बहुत बेहतर तरीके से हम चीज़ों को बदल सकते हैं। तो अगर हम कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर हम प्रोजेक्ट छतेरा की बात करें, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट अगर हम लेके आएंगे, मीडिया लेकर के आएगा, गाँव को मॉडल्स बना करके गाँव की बात की जाएगी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के, या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने, या हम कहें कि एमएलए जो हैं, एमपी जो हैं, उन्होंने एक गांव गोद लेकर के गांव का संपूर्ण विकास करवाने की बात कही थी। और लगभग मेरे ख्याल से सभी ने अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार गांव गोद ले लिए। लेकिन आप देखिए कि उन गाँवों का जो डेवलपमेंट है, गाँव का जो विकास कार्य है, गाँव में क्या हालात हैं गाँव के, क्या एक भी गाँव या एक से अधिक गाँव के आज आदर्श गाँव बन चुके हैं, क्या गांव में चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह से मौजूद हैं, क्या गांव में पक्की सड़कें हैं, क्या गांव में साफ़ स्वच्छ पानी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता करना होगा,
जिनके बारे में लिखना होगा, ताकि जो फंडिंग जो हो रही है, जो सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो गाँव के लोगों की भलाई में काम आ रहा है या गाँव के लोग उस बात से अवेयर नहीं हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको पता है नहीं कि उनका गाँव गोद ले लिया गया है, या हमारे शहर के जो एमपी हैं, जो हमारे कस्बे के, हमारे तहसील के जो एमएलए हैं, या हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं, हमारे गांव के जो सरपंच हैं, तो उनको कितने पैसे इस काम के लिए मिले हैं और उन्होंने कितने पैसे में इन्होंने यहाँ खर्च किए हैं और कितने पैसे उनके पास बचे हैं। तो इन सब का जो विवरण है, इन सब का जो ब्यौरा है, वो लेने की जिम्मेदारी हमारे पास में है। हम आरटीआई के तहत जा सकते हैं, हम मीडिया के तहत जा सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस की मैंने फिर कहा कि वो कमी है और हमें जिम्मेदार नागरिक बनने का परिचय देना होगा, हमें आगे आना होगा, तभी चीज़ें बदलेगी, हम विकास कार्य करवा पाएंगे। लोकेश जी कह रहे हैं कि सरकारें गाँव के लिए नीतियाँ बनाती हैं, तो मीडिया की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, मैंने जैसे कि बताया लोकेश जी अभी कि माई विलेज छतेरा जो है, प्रोजेक्ट छतेरा में भी इस तरह का काम हुआ कि ये जो टॉयलेट्स अभी बनाए गए, मोदी जी ने जो आह्वान किया कि टॉयलेट्स के लिए पैसे दिए जाएंगे, और उसके बाद बना दिया गया। तो आप देखेंगे कि गाँव में भी जो लोग हैं, जो आज से पहले या उस वक्त से पहले जो है वो टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, शौच के लिए बाहर जाते थे, लेकिन आज वो ट्रेंड बदल गया है। आज लोगों को लगा है कि नहीं, साफ सफाई रखने के लिए, स्वच्छता बरकरार रखने के लिए हमारे घर में एक टॉयलेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें बदली हैं। उसी तरह हम बात करते हैं सरकार की पॉलिसीज़ की, कि सरकार जो भी पॉलिसी लेके आ रही है, चाहे वो आपको राशन दे रही है महीने के महीने, या आपको जो है किसी और योजना के द्वारा आपको जो है लाभान्वित किया जा रहा है, तो उसकी जानकारी के लिए एक तो ये है कि माध्यम की हम अखबारों को रेगुलर तरीके से पढ़ते रहें, सारी योजनाओं के बारे में उसमें जिक्र किया जाता है। और दूसरा हम ये है कि अगर हम या हमारे गांव का, हमारे पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की योजना से वंचित है, तो हमें सरपंच को बताने के साथ ही ये बात जो है मीडिया वालों को बतानी चाहिए, उनके सामने ये मुद्दा लाना चाहिए। क्योंकि लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि जब तक मेनस्ट्रीम मीडिया इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो चीज़ें उस इस तरह से बदलना शुरू नहीं होगी। हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए वो लाभान्वित हो जाए, 2 व्यक्ति उससे लाभान्वित हो जाए, या 4-5 लोगों के लिए वो प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन एक कम्युनिटी के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। क्योंकि कम्युनिटी के लिए हमें उस स्तर पर प्रयास करने होंगे, ग्रास रूट लेवल पर हमें जो है, ग्राउंड लेवल पर हमें जो है मेनस्ट्रीम मीडिया को लेकर आना होगा। और मेनस्ट्रीम मीडिया जब तक बार बार नहीं लिखेगा, तब तक चीज़ें संभव नहीं होगी। कई कानून आपको बताऊं कि वो पारित नहीं हो पाएंगे। मुझे वो वाक़या याद आ रहा है कि दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपुर में कार्यरत हैं फिलहाल, श्री आनंद चौधरी जी। उन्होंने राजस्थान में डायन प्रथा के बारे में खूब लिखा है। एक आदिवासी कबीले में, एक उदयपुर में या भीलवाड़ा में जो आदिवासी कबीला है, जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइब्स जो हैं, उनके साथ में किस तरह के दिक्कतें होती हैं, या वो किस तरह से किसी गांव की गरीब और एक जिसके पास कोई बेसहारा है, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, इस तरह की परित्यक्त महिला को वो डायन बना करके किस तरह से उसकी संपत्ति को हड़प लेते हैं। इस पर एक सीरीज उन लोगों ने चलाई, और मुझे याद है कि उनके साथ में एक एनजीओ भी था और पूरी टीम उनके साथ में थी। दैनिक भास्कर ने जो है नेशनल लेवल पर उनकी खबरों का प्रकाशन किया। तो आप देखिए कि 2015 में जो है विच क्राफ्ट हंटिंग जो है एक्ट बनाया गया। तो ऐसा नहीं है, अगर हम कोशिश करेंगे, मेनस्ट्रीम मीडिया अगर हमारा साथ देगा, तो किसी भी तरह का मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, तो हम उस पर ज़रूर सफल हो जाएंगे। दैनिक भास्कर इसका एक उदाहरण है। पत्रिका के कई सारे कैंपेन हैं। आपको बता दूं कि अमृतम जलम एक कैंपेन है कि गांव में जो बावड़ियां हैं, गांव के जो कुएं हैं, जिन कुओं में पानी नहीं आता है, जिन कुओं की बहुत टाइम से मरम्मत नहीं हुई है, तो उन कुओं में पानी लाने के लिए उन्होंने अमृतम जलम कैंपेन शुरू किया। और अमृतम जलम के साथ में गांव के लोगों के साथ मिल करके उन्होंने बावड़ियों की सफाई की, कुओं की सफाई की, और उस कुएं में पानी आने लगा। और वहाँ के जो मवेशी हैं, पशु हैं, तो उनको पानी पीने के लिए वो सुविधा हुई। उस पानी से जो है पोखर, कई बार पोखर की सफाई की गई, तालाब जो है उनको निर्माण किया गया। तो ग्राउंड लेवल भी उससे बड़ा है। तो ये सारे कैंपेन आधारित पत्रकारिता हो गई। तो इस तरह से अगर हम कोलैबोरेट करेंगे गांव के साथ में, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम एक ऐसे गांव को देखेंगे कि जो एक आदर्श गांव है, जहां पर नियमित रूप से सरकारी स्कूल में टीचर्स आ रहे हैं, वो अपने समय पर बच्चों की स्कूल जो है वो देख रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को देख रहे हैं, और उनके मिड डे मील में जो खाना परोसा जा रहा है उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, खाना कब दिया जा रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तब बदलेगी जब हम खुद आगे आकर के उस पर काम करेंगे।
जी। सबसे जी। सो अभी कह रहे हैं कि हर वर्ष पत्रकारों को उनके कार्यस्थल से निकाला जाता है, कम पत्रकारों से काम चलाया जाता है, ऐसे में उन पत्रकारों को बहुत समय तक काम नहीं मिलता। देखिए अभिषेक, परिवर्तन का दौर है। ये दौर ऐसा है जहाँ पर संभावनाएं अधिक नहीं हैं, लेकिन कुशलता के साथ संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे कि फिलहाल एक पेंडेमिक का एक दौर है, पूरा विश्व जो है इस कोरोना त्रासदी से भयभीत है। अब इस त्रासदी में जो है आप देखिए कि एक नया कल्चर डेवलप हो गया है मीडिया में, खासतौर पे कि वर्क फ्रॉम होम जो है इस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया गया है। कई सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, कई सारे अखबार हैं, कई सारे टीवी चैनल्स हैं जो ये कह रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू किया जाए, लोग जो हैं घर से काम करें, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है जितने लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पर वो पूरी तरह से वो फेल हो गया, क्योंकि लोग अगर घर से काम करते हैं तो वो किस तरह से खबरें जुटा पा रहे हैं, वो संभव नहीं था। लेकिन आप देखिए कि ये इस महामारी ने एक तरह से ये काम किया है कि अब जो है लोग जो हैं बेसिकली वो घर पर रह कर के काम कर रहे हैं। खासतौर पे पत्रकार वर्ग जो है घर पर रह कर के खबरें लिख रहा है, घर पे रह कर के वो सारी चीज़ें सबमिट कर रहा है, अपनी फाइल वहाँ से कॉपी जमा करा रहा है वहाँ से, या खबरों को जो है क्रॉस चेक वहीं से कर रहा है, अपने सोर्स को वहीं से जानकारी वो ले रहा है, सोर्स से सारा काम घर से हो रहा है। तो ऐसे में जो है इस तरह की चीज़ें अधिकांश होती है कि निकाल दिए जाते हैं पत्रकार वर्ग जो है, काफ़ी समय से ऐसा होता रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने और इंडियन एक्सप्रेस ने भी जो है अपने जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी में कुछ कटौती की है, और कई सारे संस्थान ऐसे भी हैं जो लोगों को निकाल रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि अगर हम स्किल के साथ अगर हम काम करेंगे, अगर हम कौशल आधारित पत्रकारिता करेंगे, अगर हम कुछ नया करेंगे, अगर कुछ नायाब करेंगे, तो हमारे टिके रहने की संभावना ज़्यादा है। जो किसी भी प्रोफेशन में है, हम बात नहीं कर रहे सिर्फ पत्रकारिता की, वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे पत्रकारिता हो चाहे कोई दूसरा सेक्टर हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ नया करना होगा, कुछ नायाब करना होगा। इन्वेस्टिगेशंस को हमें बढ़ाना होगा, खोजबीन करनी होगी, जाँच पड़ताल करनी होगी, कुछ नई पत्रकारिता की नई चीज़ों को निकालना होगा, ना कि हम ढर्रे वाली पत्रकारिता करने वाले हैं। हमें कुछ नया करना ही होगा टिके रहने के लिए, तो ये बेहद ज़रूरी है। Is news channel responsible to show news 24 hours a day, and what drawback or advantage it has? देखिए स्तुति, ऐसा है कि न्यूज़ चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह से नहीं है। दरअसल क्या है कि इसमें न्यूज़ चैनल्स की भागीदारी नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि आपके पास ऑप्शन होता है देखने का कि अगर आप आज तक नहीं देख रहे हैं तो आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं, आप न्यूज़ 24 नहीं देख रहे हैं तो आप जी न्यूज़ देख रहे हैं, आप एबीपी देख रहे हैं, आप दूसरा कोई चैनल देख रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि न्यूज़ चैनल का भी जैसे मैंने बताया कि एक सीमित वर्ग है। हालांकि ये ज़रूर है कि अभी महामारी में इनकी संख्या बढ़ गई है, लोग ज़्यादा दर्शक हो गए हैं, घर बैठकर सिर्फ लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये निर्धारित नहीं करता है, चैनल कभी निर्धारित नहीं करता है कि हमारी वजह से ही जो है हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके एडवांटेज के लिए या उसके ड्रॉबैक के लिए, ऐसा नहीं है। शुरुआती मैं आपको बता दूं कि 1780 में जब अखबार की शुरुआत हुई, जब देश में पहला अखबार आया, तब से ये कहानी चल रही है कि हम ज़्यादा यकीन करते हैं अखबार पर, प्रिंट पर, छपी हुई चीज़ों पर हमें ज़्यादा यकीन है। कई बार हमने देखा है कि हम गांव के लोग अक्सर कहते हैं कि टेलीविज़न को नहीं देखना है, कल अखबार आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये सच्चाई है या झूठी बात है। कई बार बच्चे, आपने सुना होगा, बच्चे कहते हैं कि टेलीविज़न में आया है कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है, लेकिन वो तब तक नहीं मानते हैं जब तक कि अखबार में अगले दिन नहीं आ जाता है। तो अलग अलग जो वर्ग है उसकी अलग अलग मीडियम पर जो है अलग अलग तरह की क्रेडिबिलिटी है। तो आई थिंक वी कैन नॉट से दैट इज़ ओनली न्यूज़ चैनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स। दीपा पुष्पेन जी कह रही हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म फॉर द यूथ इन द कमिंग टाइम्स, हाउ कैन दे डील विथ मीडिया ट्रांसपेरेंसी, शेड ऑन इट। आई थिंक आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट थिंग कि किस तरह से फ्यूचर क्या है बेसिकली जर्नलिज़म का, यूथ का। देखिए फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर बेसिकली है, लेकिन हमें एक चीज़ माननी पड़ेगी कि 1780 में जो हम लिखने की जो शुरुआत कर चुके हैं, हम 5W1H के साथ जो पत्रकारिता कर रहे हैं, हम जिस तरह की पत्रकारिता करने के लिए सोच के इस प्रोफेशन में आए हैं, तो वो संभव नहीं है कि हम उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ वर्क प्लेस पर ख़ास तौर पे, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा है।
अब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी है, चीज़ों में एक चीज़ को लेकर के कई सारे मत बन चुके हैं, आपकी सोच, आपके विचार कई लोगों से भिन्न हैं, तो संभव नहीं है कि आपकी चीज़ को लोग सही ठहरा देंगे। आपके मत को ही जो है एक मत मान कर के लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, तो वो जो है पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हमें, जैसे मैंने बताया है कि आपको जो है अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को पूरी तरह से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आप, क्योंकि ये ज़माना ऐसा है जहाँ पर मीडिया किसी एक की पनौती नहीं है, मीडिया जो है सभी का है। हर एक व्यक्ति जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल है, कैमरा है, वो मीडिया में काम करने योग्य है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डिग्री करके चला जाए, लेकिन आजकल इसेंशियल इसलिए है क्योंकि अगर वो जाएगा नहीं तो सीखेगा नहीं, और सीखेगा नहीं तो उसको एथिक्स पता नहीं होंगे। तो मीडिया में फ्यूचर तो है और बेहतर फ्यूचर है, लेकिन हमें कुछ तैयारी के साथ में आना पड़ेगा। हमें उस पारंपरिक ढर्रे को तोड़ना पड़ेगा, हमें उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा दिमाग से, और हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि आज से पहले 10 साल पहले क्या दौर था, 10 साल बाद क्या दौर है, और आने वाले 10 साल बाद में क्या चीज़ें बदलेगी। तो हमें एग्जामिन करना होगा, हमें चीज़ों को इस तरह देखना होगा, उसके बाद ही हम एक नई चीज़ पर पहुंच सकते हैं। बट सर, हम गांव की सिचुएशन दिखा देंगे, अगर उसमें सरकार की गलती दिखा देंगे तो हमको एंटी गवर्नमेंट बोल देंगे, या फिर क्या किया जाए। स्थिति देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम गांव के बारे में बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि गांव में अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास में इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि हमारा मीडिया संस्थान जो है वो हमें इस बात की गारंटी दे कि हम उस पर अगर बोल दें और हमारे खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो हमारा संस्थान ही हमारा सहयोगी नहीं है। तो सिक्योरिटी की बड़ी दिक्कत है, और सबसे बड़ी समस्या जो मैं बताना आपको भूल गया हूँ शायद, वो ये है कि गाँव में एक रूरल बीट नहीं है। रूरल बीट नहीं होने से, रूरल बैकग्राउंड में कोई बीट नहीं होने से, वो किसी भी चीज़ पर उसका एक शून्य परिसीमा पर ज्ञान होता है। वो पूरी चीज़ पर मास्टर नहीं बन पाता है, किसी एक फील्ड में, किसी एक बीट पर वो काम नहीं करता है। तो उसके पास में जो उसका सोर्स है वो भी लिमिट है उसकी। दूसरी बात यह है कि उसके ज्ञान की परिसीमा जो है उसका भी एक लिमिटेशन है, वो उस ज्ञान के परे नहीं जा पाता है। उसको पता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि वो पर्टिकुलर, उसको ये नहीं पता है कि वो किस पर्टिकुलर बीट में काम कर रहा है। तो गाँव में ऐसा नहीं होता है कि वो हेल्थ बीट में काम कर रहा है, वो क्राइम बीट देख रहा है। तो ऐसा नहीं करने से भी उसके साथ में काफ़ी दिक्कतें होती है। उसको समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह काम करे और किस तरह जो है वो लिखे ताकि बदलाव हो सके। The practice of professional training for rural journalists seldom exists in the country. देखिए, होनी चाहिए किशन, मेरे ख्याल से जो है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जनसंचार केंद्र से पढ़ा हूँ, तो हमारे जो प्रोफेसर थे डिपार्टमेंट के, जो एचओडी हैं, श्रद्धेय श्री संजीव भानावत जी सर, तो उन्होंने भी कई बार जो है ग्रामीण पत्रकारिता पर 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की, और गांव में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रिंगर्स हो, अंशकालीन पत्रकार हो, चाहे वो बहुत दिनों से वहाँ पर स्टाफर के तौर पे काम कर रहे हो, तो उनको जो है 5 दिन की कार्यशाला में ये बताया जाता था कि आपको किस तरह की पत्रकारिता करनी है, किस तरह से खुद को भी बचाते हुए आपको सिस्टम के बारे में सच्चाई निकालनी है, उजागर करनी है। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर हम इस तरह से मीडिया संस्थानों में भी अगर करने लगें, सभी मीडिया संस्थान अगर ये करने लगें कि गाँव में जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनकी अगर हम एक वर्कशॉप डिज़ाइन करें और उनको जो है पर्टिकुलर उनको हम वहाँ बुला करके उनको सिखाएं, उनको बताएं कि वो किस तरह से मिनिस्ट्री मीडिया में काम करने वाले लोगों की तरह वहाँ काम कर सकते हैं और वहाँ से काम करने के बाद में चीज़ें निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से बदलाव उससे फिर जाहिर तौर पर होगा। अगर वो लोग सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो बदलाव बेसिकली फिर तय है होना। Most of the rural areas of the country are still going on the old traditions track without having access to internet and the latest media technologies. It does happen actually, किशन। बेसिकली मैंने कही कि परंपरागत तरीके से आज भी आप देखेंगे कि तो जो 90s के दौर में जो पत्रकारिता में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, जो हेडलाइन लिखी जाती थी, उसी तरह की हेडलाइन आज भी अखबारों में पब्लिश होती है। कई सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। तो ये मेरे ख्याल से ट्रेडिशन बदलनी होगी, क्योंकि अब जो है
बदलाव होना चाहिए, और बदलाव की शुरुआत भी अखबार से होनी चाहिए। तकनीक की बात की तो ऐसा नहीं है, कई सारे चैनल हैं, गांव के कई सारे लोग हैं जो कि बदलाव करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि किसानों में कई सारे किसान ऐसे हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, जिन्होंने खेती में, किसानी में जो है बहुत बेहतरीन काम किया है और उनको जो है राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। या कई महिलाओं ने जो है क्या वो उत्पादक संघ बनाए हैं और उसमें वो बेहतरीन काम कर रही है। तो वो काफ़ी रिपोर्टेबल है, उनकी चीज़ें रिपोर्ट होनी चाहिए और रिपोर्ट भी हो रही है। लेकिन समस्या ये है कि वो ऑनलाइन मीडिया पे रिपोर्ट हो रही है, वो गांव कनेक्शन पे जा रही है या किसी और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जा रही है, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया पे नहीं जा रही है, जिससे कि उसकी नज़र जो है एक आम दर्शक की जो उसे देख रहा है उस तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही है, जो एक बड़ी दुविधा वाली बात है। सर, इस टाइम में भी लोग करप्शन कर रहे हैं। संपन्न परिवार भी गरीब बनकर गवर्नमेंट से जो भी राशन दिया जा रहा है, गरीबों को वो भी खुद ले रहे हैं। तो हम इस सिचुएशंस में क्या करें, कैसे ये सब रोकें? प्रिया, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। सिर्फ ये राशन वितरण को लेकर के जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही है वही समस्या नहीं है, बहुत समस्याएं हैं। आपका सरपंच जो है उसको कितने पैसे, कितना फंड मिला है, आपका पार्षद जो है उसको कितने पैसे मिले हैं सड़क बनाने के लिए और कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो ये बड़े लेवल पर जो है भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, इसको उजागर करने के लिए हमें हमारे गांव में जो पत्रकार हैं उनको हमें जो है तैयार करना होगा, उनको ट्रेन करना होगा, उनको सिखाना होगा कि आप किस तरह से वहाँ काम कर सकते हैं, जिससे में सिस्टम में आप बने रहें, सिस्टम से आप खबरें निकालते रहें और आप जो है बेहतरीन काम करके समाज को एक नई दिशा दे सकें। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि आज हम गाँव से भी फेसबुक लाइव के जरिए जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ है और मीडिया का भी स्वरूप बदला है। सोशल मीडिया का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आने वाला समय सोशल मीडिया का है। हम दोनों आपस में या हम लोग आपस में जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इस पेंडेमिक में भी, तो ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। हम इससे बिल्कुल, इसको जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम तकनीक के सहारे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं और इस तकनीक से ही जो है चीज़ें बदलेगी। तो ये मेरे ख्याल से हमें मान लेना चाहिए कि कम्युनिकेशन गैप जो है ये धीरे धीरे, इसका जो वैक्यूम है ये फिल होने लगा है। ये वैक्यूम नहीं रहा है, ये धीरे धीरे चीज़ें फिल होने लगी है। और अब आने वाले वक्त में जो है हमें वाकई में ये देखना होगा, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम मैंने बताया कि कल्चर डेवलप हुआ है, लोग घर से काम कर रहे हैं और सारा काम, चीज़ें बदली है बस। तो ये संभव हुआ है सोशल मीडिया से, तकनीक से, इंटरनेट के इस युग से, इस 5G से। तो आने वाला वक्त जो है वाकई में मशीनीकरण का युग है और तकनीक का युग है। तो हमें उसके लिए, उस चैलेंज के लिए तैयार रहना है और कंधे से कंधा मिला करके तैयार रहना है। बेहद सरल अंदाज है आपका रचना, थैंक यू मैम। बालकृष्ण यादव कह रहे हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू बालकृष्ण। लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज अ बिग प्रॉब्लम। Experience is a big problem for the rural journalist. Basically, Kishan, basically you are right. ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, जो भी लोग बेसिकली गांव में पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनली एक्सपीरियंस तो वो है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बताया कि वो पत्रकार नहीं है, ना वो आपके जो हैं इस तरह से आपके लिए श्रम साध्य हैं कि आपके बारे में बातें प्रकाशित करेंगे। वो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और कई पत्रकार जो हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि वो किसानी भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं और पत्रकारिता का काम भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो है ये देखना होगा हमें कि उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। अगर हम उनको ट्रेन करेंगे तो ट्रेन करने के बाद में जो है वो अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करने से ही जो है एक नई दिशा हम उनको दे सकते हैं। मैंने बताया कि उनके लिए हम वर्कशॉप डिज़ाइन कर सकते हैं, सेमिनार उनके लिए हम कंडक्ट करवा सकते हैं, जिससे कि चीज़ें बदल सके। सोम नाटानी जी कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों, नेताओं और उनके प्रवक्ताओं से निकलकर पत्रकारिता का समग्र दृष्टिकोण होगा, तभी तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पत्रकारिता पहुंचेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबाव होता है, ये हम कह सकते हैं, ऐसा होता है, प्रेशराइज़ किया जाता है, आप उसको लिख पाने में सक्षम नहीं हैं, आपके पास में जो है बहुत दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। लेकिन ग्रामीण पत्रकारिता एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जाना, बहुत कुछ पढ़ा जाना बाकी है। बस हमें ये करना है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उसमें कुछ एक लोग, अगर 4 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 2 लोग जो हैं
वो बिल्कुल जो है परिपक्व होने चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए और सिस्टम के साथ में किस तरह से खिलवाड़ करनी है, सिस्टम के साथ में किस तरह से काम करना है, किस तरह से खबरें निकालनी है, लोगों का काम करना है, वो जब तक उनको नहीं आएगा तो चीज़ें बदलेगी नहीं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि वो अभी तक ये जानते ही नहीं हैं कि कितनी खबरें हैं जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। मुझे BBC के वरिष्ठ पत्रकार याद आ रहे हैं, श्री नारायण बारेड जी, जो BBC में कॉरेस्पॉन्डेंट रहे लंबे अरसे से। उन्होंने एक बात कही कि अगर हम उनकी भावनाओं को नहीं कुरीदेंगे, अगर हम गाँवों में जाकर के लोगों से बात नहीं करेंगे तो उनकी बातें दब जाएगी, और जब तक हम उनकी बातों को सबके सामने नहीं लेके आएंगे तो चीज़ें बदलेगी नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम गांव में जाएंगे, वहाँ पे चौपाल करेंगे या और किसी तरह के कार्यक्रम करेंगे। आप चौपाल को ले लीजिए, दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, करीब 35 वर्षों से वो लगातार चल रहा है और वो TRP में बहुत अच्छा है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए। आप शुभम खुद दूरदर्शन जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र परिहार सर जो हैं वो भी काफ़ी लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं। खेती पत्रकारिता में एक बड़ा स्तंभ पत्रकार के रूप में उन्होंने अपना नाम प्रदर्शित किया है, पूरे देश विदेश में उनका नाम है। तो आज वो भी गाँव में जाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, उससे चीज़ें बदलती हैं। और उन्होंने जो है काफ़ी सारे गाँव में वो गए हैं, रूरल एरियाज़ में गए हैं, और जो पद्मश्री से सम्मानित जो किसान भाई हैं उनको उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया है, जिससे कि लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं और इंस्पायर होकर के वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक प्रेरणादायक पत्रकारिता भी है। Why fake news are becoming rampant day by day? Fake news are spreading communal hatred among us. Why our media is doing so? Rachna ji, we cannot say this is a fake news. Basically, that is not a fake news. That is the fake content we can say. ये fake content है, और फेक कंटेंट जो है किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, चाहे वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहुंच रहा है, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से पहुंच रहा है। इसके बारे में अभी फ़िलहाल जो है पूरी दुनिया भर में काम चल रहा है। अभी फ़िलहाल जो है हम इसको पूरी तरह से रोक नहीं पा रहे हैं। पूरी दुनिया में व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की हम बात करें कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीज़ें रोज़ आए दिन हज़ारों लाखों मैसेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनकी जाँच कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हालांकि मैं बता दूं आपको कि ओल्ड न्यूज़ जैसे कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो इस बारे में काम कर रहे हैं, वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं फेक न्यूज़ के बारे में। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह से चीज़ें होने लगेगी, अगर हम फेक न्यूज़ के बारे में, फेक कंटेंट के बारे में अगर हम पता कर पाएंगे तो चीज़ें फिर बदलेगी, ऐसा नहीं है। और मीडिया ऐसा कर रहा है, उसके भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कई बार तो रूमर कर दिया जाता है कि उस मीडिया ने ऐसे कहा है, उस मीडिया ने ऐसे कहा है, सत्यता नहीं बताई जाती है। लेकिन अगर फेक कंटेंट निकल रहा है और उससे दो राय नहीं है कि फेक कंटेंट बिल्कुल निकल रहा है और मीडिया वाले ऐसे कर रहे हैं, तो उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से मीडिया ऐसा कर रहा है। लेकिन हमें बशर्ते ये करना है कि फेक कंटेंट को हमें तब्दील करना है राइट कंटेंट में, और उस राइट कंटेंट से हमें जो है ये पता लगाना है कि ये राइट कंटेंट है, ये फेक कंटेंट है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का दबाव रहता है तब ऐसा किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में ऐसा करवाती हैं, कई बार कॉरपोरेट में ऐसा किया जाता है। तो हमें जो है हमें बेसिकली पता करना होगा, और उसके कई सारे माध्यम बन चुके हैं, जिससे कि गूगल ने भी कई बार जो है कई सारे सेमिनार वर्कशॉप इस तरह डिज़ाइन किए हैं जो कि फ़ेक न्यूज़ से हमें बचाते हैं। चाहे वो आपका वीडियो उसमें हो, चाहे वो आपका ऑडियो माध्यम से हो, चाहे वो आपका फ़ोटो के माध्यम से हो। तो वो चीज़ें धीरे धीरे आने वाले समय में जिस तरह से सोशल मीडिया बढ़ेगा, उस तरह से जो है फेक कंटेंट के बारे में लोग किस तरह से उसको रोक पाएँ, किस तरह से उसको दूर कर पाएँ, उस पर भी काम होगा। Is a full budget for facilities in the village but not fully managed. How can social media work on it? देखिए, सोशल मीडिया काम तो कर रहा है और करेगा भी, लेकिन सोशल मीडिया जैसे मैंने बताया कि उसका एक सीमित वर्ग है। गांव में जो किसान बैठा है उसके पास सोशल मीडिया के टूल्स नहीं है, वो उसको नहीं देख पा रहा है, दे आर नॉट वॉचिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो उसके लिए बेसिकली क्या है कि हमें प्रिंट से शुरुआत करनी होगी, हमें टेलीविज़न से शुरुआत करनी होगी, और उस पर भी जब हम आ जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से उसके बाद चीज़ें बदल जाएगी। गाँव में जो यूथ है उसके पास में मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसके पास में सारे गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, तो वो चीज़ों को देख रहा है और बदलाव को महसूस कर रहा है। लेकिन गाँव में जो बुजुर्ग है, जो माताएँ बहनें हैं, जिनके पास में इस तरह की सुविधाएँ नहीं हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है कि टेलीविज़न पर और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जो है इसका एक बड़ा योगदान होना चाहिए। वो जब तक काम नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं हो सकता है। मीडिया को आपकी शालीनता के माध्यम से समझा जा सकता है। नवीन जी, थैंक यू सो मच। शालीनता के माध्यम से समझा जा सकता है, ये सही कह रहे हैं आप। देखिए, शालीनता ज़रूरी है, और आए दिन आप देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि मीडिया को एक अलग ही दिशा में ले जाया जा रहा है। मीडिया को इस तरह बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, मीडिया की तस्वीर इस तरह बयां की जा रही है। पाश्चात्य देशों में जो भारत का मीडिया है उसके बारे में यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारत के मीडिया में जो है कंटेंट की कमी है, भारत के मीडिया में जो है रिसर्च की कमी है, इन डेप्थ चीज़ों की कमी है। उस चक्कर में जो है भारत की मीडिया पीछे जा रहा है।
तो अगर हम शालीन रहकर के सिर्फ मुद्दों पर बात करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम कुछ बदलाव कर पाएंगे, हम पायनियर ऑफ चेंज बन पाएंगे। जी, थैंक यू। Thank you, sir. Your way of explain is easy and understandable. Thank you, Vinny. Thank you so much for joining us. Rachna Kasana जी, true. Thank you, मैम। शुभम नारायण जी कह रहे हैं देख सकते हैं क्या ग्रामीण क्षेत्र में कोई पत्रकारिता को आजीविका के एक साधन के रूप में देख सकता है? फिलहाल तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं देख सकता है। उसके लिए उसको ट्रेन होना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो उसको पेशेवर रूप में अपना सकता है, क्योंकि उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो मेंटलिटी है, वो इस तरह से बनी हुई है। उसको ये लगता है कि ये चीज़ें उसके लिए पूरी तरह से श्रम साध्य नहीं है, उसके आजीविका के लिए पूरी नहीं है। आपको बता दूं कि शैलेंद्र जी जो हैं आपके रूरल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साल 2016 में कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि 100 से 200 रुपये कमाने वाले व्यक्ति जो हैं रोज़ाना, वो अपनी आजीविका के रूप में इस पेशे को नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको इससे खफा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जितने भी गांव में जो पत्रकार काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो 2-2, 3-3 अपने और काम में लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं और उनसे अपनी आजीविका चला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास में अनसर्टेनिटी है, मतलब अनियमितता है, उनकी तनख्वाह में अनियमितता है, अनिश्चितता है उनके काम में। वो जो भी काम कर रहे हैं उनमें उनके पास में कई तरह के दबाव हैं। तो ऐसे माहौल में वो किसी भी तरह से इसको आजीविका के रूप में पूरी तरह नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ बदलाव करें, अगर वो कुछ नए ढंग से काम करना शुरू करें, अगर सिस्टम के बारे में छापना शुरू करें, अगर लोगों के बीच जाकर के विश्वास उनका जीतें, लोगों के बारे में सकारात्मक खबरें, तो मुझे लगता है कि वो अपने लिए एक आजीविका का सोर्स भी तैयार कर सकते हैं। जी, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। मेरे ख्याल से 40 से 50 मिनट का समय मुझे दिया गया था, लेकिन एक तकरीबन पूरा 1 घंटा हमने लिया है और मुझे लगता है कि हमने लगभग हर मुद्दे पर जो हमने बात करनी थी हमने की है। ग्रामीण पत्रकारिता पर हमने बात की, हमने जो है रेडियो, हमने जो है टेलीविज़न, हमने जो है प्रिंट मीडिया की हमने बात की, और आगे भी मौका मिलेगा हम सभी आपस में रूबरू होंगे और किसी न एक नए विषय पर आपसे बात करना एक हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो आज आप सभी के लिए बस इतना ही। आप सभी जुड़े उसके लिए धन्यवाद। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सभी जो है अपने घर पर रहें और स्वस्थ रहें और इस महामारी को जल्द से जल्द इस देश से भगाएं। जी, थैंक यू सो मच गाइज़।